हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रशांत तोमर है एंड मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ। आज मैं आपको इक्विवेलेंट मास के बारे में बताने जा रहा हूँ। इक्विवेलेंट मास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमें आना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे मोल पढ़ते हैं तो मोल के लिए अगर हम विदाउट बैलेंसिंग एनी रिएक्शन हम कभी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकते कि हाउ मच सब्सटेंस इज इन्वॉल्व इन एनी रिएक्शन। बट इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से हम एग्जैक्टली विदाउट बैलेंसिंग बिल्कुल बता सकते हैं कि कितना मास किसी सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट को निकालने से पहले आज हम सीखेंगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ओके, तो डेफिनेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास? द मास ऑफ सब्सटेंस which can combines with or displace a fixed quantity of substance। ये जनरल डेफिनेशन सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि यानी कि किसी सब्सटेंस का वो मास जो किसी दूसरे सब्सटेंस के फिक्स्ड क्वांटिटी को डिस्प्लेस करे या उसके साथ कंबाइन करे, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास। जनरल वे में कहा जा सकता है द सब्सटेंस which react with 1.008 gram hydrogen, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन। The substance which react with the mass of substance, the mass of substance, mass of substance which react with 1.008 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। ओके, यानी कि कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से और क्लोरीन के 35.5 ग्राम से जितना सब्सटेंस का मास रिएक्ट करता है वो उसका इक्विवेलेंट मास होता है। अब बात आती है, ठीक है सर डेफिनेशन तो आ गई समझ में, लेकिन जनरल वे में हम कैलकुलेट कैसे करें? डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ये सभी हैं। जनरल वे में हम इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो आइए देखते हैं बारी बारी से, सभी एटम्स के लिए भी, मॉलिक्यूल्स के लिए भी और डिफरेंट एसिड, बेस एंड सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला है वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर को बैलेंसिंग फैक्टर भी कहते हैं, एन फैक्टर को बैलेंसिंग फैक्टर भी कहते हैं या जनरली एक्स भी लिख देते हैं ना। ये जनरल फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास का। तो स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम। इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम्स, तो सबसे पहले एटम्स के लिए मोलर मास को हम जानते हैं सभी का, ज्यादा पता है ना। सेकंड थिंग, एन फैक्टर के एटम्स के लिए क्या होता है? तो एन फैक्टर फॉर एटम्स होता है इट्स वैलेंसी। किसी एटम के लिए एन फैक्टर होती है उसकी वैलेंसी। वैलेंसी हम जानते हैं ना। चलिए तो एग्जांपल देखते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ, एग्जांपल चलिए ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन, एटॉमिक मास यानी मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ये तो होता है एन फैक्टर, है ना।
इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 यानी कि 8 ग्राम क्या आया ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास। ओके, और देख लीजिए क्या देखें, सल्फर देख लीजिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर। सल्फर का मोलर मास 32 डिवाइडेड बाय वैलेंसी 2 यानी कि 16। ये आपका सल्फर का इक्विवेलेंट मास। ओके, गॉट इट। चलिए, ये था एटम का। अब देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ मॉलिक्यूल। इक्विवेलेंट मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी केवल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? होमो एटॉमिक। बाकी हेटेरो एटॉमिक के लिए हम डेफिनेशन पर जाएंगे। ओके, डेफिनेशन पर जाएंगे, वो भी लास्ट में बताऊंगा, और एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं। जैसे कि हम लेते हैं H2 लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल हो गया, है ना। एग्जांपल वही मोलर मास ऑफ H2, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 इक्वल टू मोलर मास अपॉन एटॉमिसिटी इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं। जैसे कि हम लेते हैं H2 लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल हो गया, है ना। एग्जांपल वही मोलर मास ऑफ H2, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 इक्वल टू मोलर मास अपॉन एटॉमिसिटी इनटू वैलेंसी। ये जनरल फॉर्मूला है, एटॉमिसिटी इनटू वैलेंसी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मोलर मास H2 का कितना है? 2 होगा, एटॉमिसिटी भी 2 है, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है यानी कि 1 आया, 1 ग्राम। इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 ग्राम। ओके, O2 देख लेते हैं। O2 इक्विवेलेंट मास ऑफ O2, मोलर मास ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, एटॉमिसिटी 2 है, एटॉमिसिटी वैलेंसी 2 होता है 8, यानी कि ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जो एटॉमिक फॉर्म में आ रहा था वही मॉलिक्यूल फॉर्म में भी वही आ रहा है। ओके, इस तरह से हम मॉलिक्यूल्स का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यहां से स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, चलिए एसिड तो जनरल फॉर्मूला हमें पता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। जनरल फॉर्मूला हमें पता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर फॉर एसिड, एन फैक्टर फॉर एसिड होता है बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी क्या होता है? ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। किसी एसिड की जो बेसिसिटी होती है, इट मींस कितने H प्लस उसमें से रिप्लेस हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। दैट्स इट। एग्जांपल ले लेते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ, चलिए HCl ले लेते हैं, HCl तो हो जाएगा मोलर मास ऑफ HCl अपॉन एन फैक्टर, ब्रैकेट में लिख लेना बेसिसिटी, बेसिसिटी, बेसिसिटी। ओके, ठीक है। मोलर मास ऑफ HCl कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन 1 प्लस 35.5
अपॉन n फैक्टर। रिप्लेसेबल x प्लस आयन कितने इसमें ओनली 1, ठीक है। इस तरह से ओनली 1h प्लस आयन, इट मींस डिवाइडेड बाय 1 36.5, यह आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ Hc। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, H2SO4, ठीक है। मोलर मास ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करें, 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू आया ये आपका 98, मोलर मास 98 आया, ओके। मोलर मास 98 यानी कि 98 डिवाइडेड बाय n फैक्टर यहां पर कितना हो जाएगा, H2SO4 का n फैक्टर हो जाएगा 2। देखो 2H प्लस हैं इसमें, रिप्लेस हो सकते हैं। अभी देख के नहीं बताया जा सकता है कि हाँ, सिर्फ देख के नहीं बता सकते, यार नेक्स्ट एग्जांपल में बता रहा हूं उसमें आप देख के नहीं कह सकते, पर लेकिन आया अभी मान के देखो, अभी देख लो, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 49 ग्राम। एक जनरल वे में निकाल रहे हैं, एक्चुअल में इक्विवेलेंट मास जो होता है बच्चों वो डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ना किस तरह से रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, फिक्स नहीं होता है, रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब जैसे कि हमने यहां पर केवल देखकर बता दिया कि H2SO4 जो है, H2SO4 में 2H प्लस दिखाई देता है, क्या यही चीज हम H3PO3 के लिए कर सकते हैं क्या? H3PO3 के लिए ऐसा हम कर सकते हैं क्या? इसमें कितने रिप्लेसेबल, n फैक्टर्स का क्या होगा? देखने से तो लग रहा है सर 3 है, देखने से तुम्हें 3 लग रहा है, इसे है नहीं सर। n फैक्टर्स का बेटा 2 है, कैसे पता चला सर? इसके लिए बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए रहेगी, आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह तो नहीं बनाने आना चाहिए। यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे हमें आता जाएगा, ठीक है। देखिए H3PO, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। देखने से तो लग रहा है सर 3 है, देखने से तुम्हें 3 लग रहा है, इसे है नहीं सर। n फैक्टर्स का बेटा 2 है, कैसे पता चला सर? इसके लिए बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए रहेगी, आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह तो नहीं बनाने आना चाहिए। यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे हमें आता जाएगा, ठीक है। देखिए H3PO, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी H3PO3। अब ध्यान से देखिएगा, H3PO3 में केवल ये जो H है, ये केवल यही 2 एसिडिक हाइड्रोजन है ओनली, रिप्लेसेबल H प्लस केवल यही 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर ये जो H है ये फास्फोरस से कनेक्टेड है, फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। फास्फोरस की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन के उस H प्लस को बाहर निकाल दे, इसलिए H3PO3 में इसका n फैक्टर 2 है, ओके। तो इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए, आगे चला। इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3, तो मोलर मास 3 प्लस 31 प्लस फास्फोरस का 31 होगा, 48 डिवाइडेड बाय 2, निकाल लीजिए कितना है। I think 82, 82, yes, divided by 40. Okay, got it?
चलिए, तो इस तरह से हमने एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना सीखा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। सेम चीजें, जैसा एसिड का वैसा ही बेस का निकालते हैं, है ना। एन फैक्टर एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी था और बेस के लिए उसकी एसिडिटी हो जाएगा, है ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। एन फैक्टर देख लीजिए। एन फैक्टर होता है इसके लिए एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस को हम एसिडिटी कहेंगे किसी बेस के लिए, है ना। फॉर्मूला भैया एग्जांपल दे दो, NaOH दे दो। मोलर मास सोडियम 23 plus 16 plus 1 I think 40 divided by n फैक्टर। रिप्लेसेबल OH नेगेटिव कितने हैं? ओनली 1, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय 1 मींस 40 ग्राम। इसी तरह से एग्जांपल और देख सकते हैं, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम 24 प्लस ऑक्सीजन 2 है, 32 प्लस हाइड्रोजन भी 2 है, डिवाइडेड बाय n फैक्टर्स के लिए कितना हो जाएगा? 2। n फैक्टर इधर हो जाएगा 2, क्योंकि दो रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस हमें दिखाई दे रहे हैं। डिवाइडेड बाय 29 का। इस तरह से हम बेस का निकाल सकते हैं। जैसे एसिड के लिए स्ट्रक्चर अभी H3PO3 का जैसे मैंने पूछा था, इसी तरह से अगर आपसे बोल दिया जाए कि BOH होल थ्राइस, कितने रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस? BOH होता है, देखने में तो लग रहा है 3 है, लेकिन एक्चुअल में वो बेस है ही नहीं, वो तो एसिड है। इट्स अ मोनोबेसिक एसिड है बेटा ये, H3BO3 बोरिक एसिड कहते हैं इसे। ओके, तो कुछ चीजें हमें प्रैक्टिस के साथ में आएंगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में, एसिड बेस के बारे में पता चलता जाएगा और आप सब चीजें इजीली कर पाओगे। मैं आपको बहुत जनरल वे बता रहा हूं, जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट मास। ओके, चलिए अब क्या बचा? एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट देख लीजिए जल्दी से। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, तो इसके लिए भी n फैक्टर चाहिए जाएगा। n फैक्टर होता है हमारा, इसके लिए हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज ऑन कैटायंस कैटायन और n, किसी भी एक के ऊपर जितना भी चार्ज है कैटायन या एनायन के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे? n फैक्टर ऑफ द सॉल्ट। एग्जांपल देखो, NaCl मोलर मास कितना हो जाएगा NaCl का? 23 प्लस 35.5 58.5 डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो Na प्लस चार्ज है, Cl ऊपर नेगेटिव, टोटल चार्ज में कैटायन या आयन किसी का भी चार्ज आप रख सकते हैं। तो सिंगल चार्ज है यानी कि 58.5 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 58.5 ग्राम, ये इसका इक्विवेलेंट मास होगा। ओके, MgCl2 के लिए Mg24 प्लस 2 into 35.5 अपॉन टोटल चार्ज देखो, Mg2 पर 2 प्लस है और 2 क्लोरीन है, 2 पर माइनस है, यानी टोटल चार्ज प्लस 2 या माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना है? 24 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 2 95 डिवाइडेड बाय 47.5 ग्राम। ये आपका इस तरह से हम सॉल्ट का भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया, तो एटम्स हो गए एंड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। अब जैसे चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है।
अगले लेक्चर में आपको मैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा कि किस तरह से इक्विवेलेंट मास रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू।